चालू केलं. So in the last video we have discussed the solubility of solids in liquids and factors affecting solubility of solid in liquid. वहाँ पर सॉलिड स्टेट में था और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में था और सॉलिड की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में के कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड है. वो फैक्टर्स अपन ने पिछली बार डिस्कस किए थे. नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन वगैरह, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन वगैरह, इतने फैक्टर्स अपन ने पिछली बार लिए थे. नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस विथ solubility of gases in liquids. यहाँ पर सॉलिड जो है वो गैसीय स्टेट में है और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है. गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एटसेट्रा हैव टेंडेंसी टू गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर या सॉल्वेंट या लिक्विड. और इन गैसेस की जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड में की, वाटर में की, या कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड रहती है. तो यहाँ पर अपने को लेने का है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड. गैसेस है, सॉलिड्स है. यहाँ पर सॉलिड्स आर इन गैसियस स्टेट एंड सॉल्वेंट इज इन लिक्विड स्टेट. और जनरली सॉल्वेंट अपन लेने वाले हैं वाटर. तो डिफरेंट गैसेस की वाटर में की या लिक्विड में की जो सोल्यूबिलिटी है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड रहेंगी. जैसे पहले के केस में फैक्टर थे उसी प्रकार के फैक्टर्स यहाँ पर भी है. पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट या नेचर ऑफ गैसेस और दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड या नेचर ऑफ सॉल्वेंट. Different gases have different tendencies to get dissolved in liquid. अलग अलग गैसेस की एक ही लिक्विड लेना. जैसे वाटर में ऑक्सीजन गैस भी डिजॉल्व होता है, नाइट्रोजन गैस भी डिजॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी डिजॉल्व होता है. लेकिन इन डिफरेंट गैसेस की वाटर में की सोल्यूबिलिटीज डिफरेंट रहेंगी. किसी की ज़्यादा रहेंगी, किसी की कम रहेंगी. दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड. अगर अपन ने एक ही गैस लिया तो उसकी सोल्यूबिलिटी अलग अलग लिक्विड में, अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग रहेंगी. जैसे मान लो अपन ने ऑक्सीजन गैस लिया और सॉल्वेंट मान लो अपन ने दो लिए, वाटर और अल्कोहल. तो ऑक्सीजन के वाटर में की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा रहेंगी, अल्कोहल में की सोल्यूबिलिटी कम रहेंगी. यानी लिक्विड या सॉल्वेंट्स अगर अलग अलग है और गैस अगर अपन ने एक ही लिया तो उस गैस की अलग अलग लिक्विड में की, अलग अलग सॉल्वेंट में की सोल्यूबिलिटीज अलग अलग रहेंगी. यानी वहाँ पर सोल्यूबिलिटी गैस की लिक्विड के नेचर पर डिपेंड रहेंगी. लेकिन यहाँ पर अपने को ये फैक्टर लेने का नहीं. लिक्विड जनरली अपने को वाटर ही लेने का है. सिर्फ गैसेस अपन डिफरेंट लेंगे. तो जब गैस को अपन लिक्विड या सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तब गैस और लिक्विड के बीच में कुछ इंटरैक्शंस होती है. और वो जो इंटरैक्शंस है वो इंटरैक्शंस जितनी ज़्यादा होंगी उतनी गैस की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा रहेंगी और वो इंटरैक्शन जितनी कम रहेंगी उतनी सोल्यूबिलिटी कम रहेंगी. और यहाँ पर लिक्विड अपन एक ही लेने वाले हैं, दैट इज वाटर. और ये जो लिक्विड है वाटर सॉल्वेंट, जिसमें अलग अलग गैसेस की सोल्यूबिलिटी अपने को डिस्कस करनी है. वी हैव टू डिस्कस विथ solubility of different gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, sulfur dioxide, ammonia, etc. इन डिफरेंट गैसेस की वाटर में की सोल्यूबिलिटी ये गैस के नेचर पर डिपेंड रहेंगे. यानी डिफरेंट गैसेस की वाटर में की सोल्यूबिलिटीज डिफरेंट रहेंगे. अब ऑक्सीजन गैस जो है उसका फॉर्मूला O2 है और ऑक्सीजन गैस है नॉन पोलर गैस है. नाइट्रोजन गैस भी नॉन पोलर गैस है. CO2 गैस की डायपोल मोमेंट 0 है लेकिन उसमें पोल रहते, 2 पोल रहते हैं.
अमोनिया गैस भी पोलर है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी पोलर है। ये नॉन पोलर गैसेस है और ये पोलर गैसेस है। और यहाँ पर सॉल्वेंट है वाटर, और ये जो वाटर है ये सॉल्वेंट भी पोलर है। ये गैसेस नॉन पोलर है, ये गैसेस पोलर है, और यहाँ पर सॉल्वेंट अपन ले रहे वाटर, वाटर ये पोलर सॉल्वेंट है। तो ये जो नॉन पोलर गैसेस है, ये नॉन पोलर गैसेस की वाटर जो पोलर सॉल्वेंट है, इस वाटर में ये नॉन पोलर गैसेस की सोल्युबिलिटी कम रहेगी, और ये जो पोलर गैसेस है इनकी वाटर में की सोल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी। नॉन पोलर गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा आर स्लाइटली soluble in water, whereas polar gases like CO2, NH3, SO2 etc. are highly soluble in water. और दूसरा पॉइंट अपन ऐसा भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो गैसेस है CO2, अमोनिया, SO2 वगैरह, ये इजीली लिक्विफाइबल गैसेस है, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये जो गैसेस है ये इजीली लिक्विफाइबल गैसेस नहीं है। तो इसको अपन इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि ये जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस है इनकी वाटर में की सोल्युबिलिटी ज़्यादा रहेंगी, और ये जो गैसेस है परमानेंट गैसेस बोलते हैं इनको, जो इजीली लिक्विफाई नहीं होते, जो नॉन पोलर रहते हैं, इनकी वाटर में की सोल्युबिलिटी कम रहती। सो इन जनरल नॉन पोलर gases which are not easily liquefiable are less soluble in water, and polar gases or gases which are easily liquefiable are highly soluble in water. और ये जो गैसेस है अमोनिया, CO2 वगैरह, ये गैस वाटर में हाईली सोल्यूबल है, ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं, उनकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा रहती है। ये गैसेस वाटर में डिजॉल्व भी होते हैं लेकिन वाटर के साथ में रिएक्ट भी होती है। जैसे मान लो अपन ने अमोनिया गैस को वाटर में अगर अपन ने पास किया तो अमोनिया गैस वाटर में डिजॉल्व तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में अमोनिया वाटर के साथ में रिएक्ट भी होगा, और वहाँ पर अपने को अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो अमोनिया का वाटर में का सॉल्यूशन है एक्चुअली अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस सॉल्यूशन देता। तो ये जो गैसेस है ये पोलर गैसेस है, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस है, दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड दे डिजॉल्व इन वाटर विथ रिएक्शन। तो गैस की वाटर में की सोल्यूबिलिटी ये गैस के नेचर पर डिपेंड है। अगर गैस नॉन पोलर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसा, तो उसकी सोल्यूबिलिटी कम रहेंगी, और गैस अगर पोलर है, इजीली लिक्विफाइबल है, वो अगर वाटर के साथ में रिएक्ट भी होता है तो उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा रहेगी। दूसरा फैक्टर गैस की सोल्यूबिलिटी वाटर में की जिस पर डिपेंड रहती है, वो दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का गैस के सोल्यूबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा? अब मान लो अपन ने एक बीकर में वाटर लिया और इस वाटर में मान लो अपन ने ऑक्सीजन गैस पास किया, तो ऑक्सीजन गैस वाटर में डिसॉल्व होगा, उसकी सोल्यूबिलिटी बहुत ही कम है, 4 ml पर 100 ml वगैरह सोल्यूबिलिटी है, बहुत कम है। ऑक्सीजन गैस को अगर अपन ने वाटर में पास किया तो ऑक्सीजन गैस के कुछ क्वांटिटी वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब अपने को मिलेगा ऑक्सीजन का वाटर में का सॉल्यूशन यहाँ पर, और ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर मान लो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, विच कंटेन्स ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्ड इन इट। अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को अगर अपन ने हीट किया, यानी सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर अपन ने बढ़ाया, तो इसमें का जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस है, जो ऑक्सीजन गैस इसमें डिसॉल्व हो चुका है, उस ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से,
volume of a given mass of gas is directly proportional to Kelvin temperature according to चार्ल्स लॉ, ये 11th में है। तो जैसे जैसे अपन सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही जो डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर आ जाएगा एंड ऑक्सीजन गैस, डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस विल एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये कोई हीट दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को अगर अपन ने हीट किया, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाते गए तो इसमें का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से वो सॉल्यूशन में से बाहर आते जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। मतलब उसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में की कम हो जाएगी, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। तो वाटर का या सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम रहेगी, और टेम्परेचर जितना कम रहेगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मोर द टेम्परेचर लेस इज द सॉल्युबिलिटी एंड लेस द टेम्परेचर मोर इज द सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर का इफेक्ट, मोर द टेम्परेचर less is the solubility of gas in that liquid, in that solvent water, and less the temperature more is the solubility। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल, जनरल एग्जांपल, ऑक्सीजन गैस वाटर में सोल्यूबल है, सोल्यूबिलिटी उसकी बहुत कम है लेकिन सोल्यूबल है। और ये जो वाटर में का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेता है, ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस फिशेस के लिए लाइफ रहता है। वो एक्वेटिक एनिमल्स हैव टेंडेंसी टू टेक अप डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स है जैसे फिशेस, उनको जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, उनको जो ऑक्सीजन लगता है वो ऑक्सीजन वो वाटर में से लेते हैं। तो एक्वेटिक लाइफ डिपेंड्स अपॉन द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। और जनरल ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जो फिशेस रहते हैं, फिशेस हैव टेंडेंसी टू स्टे इन द लोअर पार्ट ऑफ द सी देन टू स्टे ऑन द सरफेस। इसका रीजन यहाँ पर है, ये मान लो सी है, ये सी का सरफेस है, सी की गहराई तो कुछ ज़्यादा होती है, और ये जो सी है इसमें सी वाटर में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व रहता है, और ऑक्सीजन गैस की सी वाटर में की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड रहेगी। टेम्परेचर ज़्यादा तो सोल्युबिलिटी कम, टेम्परेचर कम तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा। अब ये जो सी का सरफेस है ऊपर का, जिस पर सनलाइट डायरेक्टली गिरता है, तो सी का जो सरफेस रहता है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, लेकिन सी का अंदर का जो पार्ट रहता है वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। सी के सरफेस पर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, डीप में का टेम्परेचर कम रहता है। इसलिए सी के सरफेस पर का जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी कम रहेगी, लेकिन अंदर का जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी। यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सरफेस पर कम रहेगा और डीप में ज़्यादा रहेगा। एंड दैट इज व्हाई फिशेस हैव टेंडेंसी टू स्टे इन द डीप ऑफ द सी देन टू स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द सी, बिकॉज इन द डीप ऑफ सी टेम्परेचर बीइंग लोअर, dissolved quantity of oxygen gas in sea water is more, and that is why fishes will try to stay deep into the sea than to stay on the surface of the sea, indicating that solubility of oxygen in sea water depends upon temperature. More the temperature, less is the solubility, and less the temperature, more is the solubility. अब तीसरा फैक्टर है, जो फैक्टर पहले अपन ने नहीं लिया था, वो तीसरा फैक्टर है प्रेशर
ऑफ गैस, गैस का प्रेशर कितना है, इसके ऊपर गैस की लिक्विड में की, वाटर में की सोल्यूबिलिटी डिपेंड रहेंगी। अब मान लो अपन ने एक क्लोज कंटेनर लिया और इस क्लोज कंटेनर में मान लो अपन ने लिक्विड लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है सपोज, और ये जो लिक्विड या वाटर है इसके ऊपर की ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें मान लो अपन ने एक आधा गैस लिया है, कोई भी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह कोई भी गैस। तो ये जो गैस है जो यहाँ पर ऊपर के स्पेस में अपन ने लिया हुआ है, एम्प्टी स्पेस में, दिस गैस विल एक्सर्ट सम प्रेशर, प्रेशर विल बी एक्सर्टेड बाय द गैस। कोई भी क्लोज कंटेनर में अगर अपन ने गैस लिया तो उसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है। तो यहाँ पर भी सम प्रेशर विल बी एक्सर्टेड बाय द गैस, और इस गैस का जो प्रेशर है इस पर इस गैस की वाटर में की सोल्यूबिलिटी डिपेंड रहेंगी। ऊपर के पार्ट में जो गैस रहेगा उसमें से कुछ गैस वाटर में डिजॉल्व होगा और कुछ गैस डिजॉल्व नहीं होगा, और गैस की ज़्यादा क्वांटिटी वाटर में डिजॉल्व होंगी या गैस की कम क्वांटिटी वाटर में डिजॉल्व होंगी। ये ऊपर के सरफेस में, ऊपर के स्पेस में गैस कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उस प्रेशर पर गैस की वाटर में की सोल्यूबिलिटी डिपेंड रहेगी एट ए गिवन टेम्परेचर। गैस की सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड है, प्रेशर पर भी डिपेंड है। अगर अपने को प्रेशर का इफेक्ट चाहिए तो टेम्परेचर अपने को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और टेम्परेचर का इफेक्ट चाहिए तो प्रेशर फिर अपने को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यहाँ पर अपने को प्रेशर का इफेक्ट चाहिए तो अपने को इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो गैस की जो वाटर में की सोल्यूबिलिटी है एट ए गिवन टेम्परेचर वो गैस के प्रेशर पर डिपेंड रहेगी, और इस गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा रहेगा उतनी उसकी वाटर में की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा रहेंगी, और प्रेशर जितना कम रहेगा उतनी वाटर में की सोल्यूबिलिटी कम रहेगी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। At a given temperature, solubility of gas in liquid or water will be directly proportional to pressure of the gas above the liquid, above the water, above the solution. Closed container में लिक्विड के ऊपर, वाटर के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस रखा है उस गैस के प्रेशर पर उसकी सोल्यूबिलिटी डिपेंड रहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी। प्रेशर जितना ज़्यादा उतनी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा, प्रेशर जितना कम उतनी सोल्यूबिलिटी कम। प्रेशर अगर अपन ने डबल कर दिया तो सोल्यूबिलिटी भी डबल हो जाएंगी, प्रेशर अगर अपन ने आधा कर दिया तो सोल्यूबिलिटी भी आधी हो जाएंगी पहले की, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इन वाटर, इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pressure of the gas above the solution at a given temperature। और ये जो है, ये जो स्टेटमेंट अपन ने लिया है इसको एक लॉ के फॉर्म में दिया है बाय हेनरी, एंड दैट लॉ इज नोन एज हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ जो अभी अपन ने लिया वही है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस in liquid, water, solution is directly proportional to the pressure of the gas above the liquid, above the water, above the solution। गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा उतनी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा, गैस का प्रेशर जितना कम उतनी सोल्यूबिलिटी कम एट ए गिवन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। और इसके पहले अपन ने लिया था कि सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन अपन ने ली थी, और सोल्यूबिलिटी के अपन ने यूनिट्स भी दिए थे। सोल्यूबिलिटी का ऐसा यूनिट है मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एस। और यह सोल्यूबिलिटी गैस के प्रेशर को डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल रहेंगी अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो इसको अपन इक्वेशन के फॉर्म में ऐसा दे सकते हैं, कैपिटल एस यानी गैस की लिक्विड में की, वाटर में की, सॉल्वेंट में की सोल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। और कंडीशन यहाँ पर यह है कि टेम्परेचर अपने को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि गैस की सोल्युबिलिटी ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड रहती है। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, S is directly proportional to P, where S is the solubility of gas in liquid to be expressed in mole per liter. P is the pressure of the gas above the liquid. अब यहाँ पर अगर अपने को इक्वल टू लिखने का है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो S will be equal to some constant K या Ks लिखना into P। यस यानी गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में की इन मोल पर लीटर, P यानी गैस का प्रेशर, और यहाँ पर Ks ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट है इसको इस साइंटिस्ट के नाम पर से नाम दिया है हेनरीज कांस्टेंट। Ks इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट, यानी Ks की वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी, चेंज नहीं होगी। यहाँ पर वेरिएबल जो है सोल्युबिलिटी और प्रेशर। प्रेशर अगर अपन ने गैस का बढ़ाया तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम किया तो सोल्युबिलिटी कम होगी, लेकिन Ks की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एट ए गिवन टेम्परेचर। अब Ks कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट भी अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड रहता है। इसमें का पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। अलग अलग गैसेस के लिए Ks की वैल्यूज अलग अलग रहेंगी। सभी गैसेस के लिए Ks की वैल्यू सेम ही रहेंगी। फॉर ए गिवन गैस Ks विल बी कांस्टेंट, बट फॉर डिफरेंट गैसेस द वैल्यूज ऑफ Ks विल बी डिफरेंट। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट। यहाँ पर तो अपन ने वाटर ही कंसिडर किया, वाटर के बजाय दूसरा सॉल्वेंट अगर लिया तो वाटर के लिए Ks की जितनी वैल्यू रहेंगी उतनी वैल्यू दूसरे सॉल्वेंट के लिए नहीं रहेंगी। अलग अलग लिक्विड के लिए Ks की वैल्यूज अलग अलग रहेंगी। और तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। यहाँ पर सॉल्यूशन का टेम्परेचर अपन ने कांस्टेंट रखा है, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है, 25 है या 30 है या 35 है, उस पर भी Ks की वैल्यू डिपेंड रहेगी। तो Ks एक कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट, और Ks की वैल्यू तीन फैक्टर्स पर डिपेंड है, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर। अगर अपन ने एक ही गैस लिया, जैसे ऑक्सीजन गैस लिया, एक ही लिक्विड लिया, मान लो वाटर लिया, और टेम्परेचर मान लो अपन ने कांस्टेंट रखा 25 डिग्री सेल्सियस, तो ऑक्सीजन गैस की वाटर में की 25 डिग्री सेल्सियस पर की जो सोल्युबिलिटी है वो प्रेशर पर डिपेंड रहेंगे। और यहाँ पर ये तीनों फैक्टर्स सेम कांस्टेंट रखे हैं, तो यहाँ पर Ks की वैल्यू कांस्टेंट रहेंगे। इन तीनों में से एक भी फैक्टर अगर अपन ने चेंज कर दिया तो Ks की वैल्यू भी चेंज होगी। लेकिन गिवन गैस के लिए, गिवन लिक्विड के लिए, गिवन टेम्परेचर पर Ks की वैल्यू कांस्टेंट है। अब ये जो हेनरीज कांस्टेंट है इसके अपने को डेफिनेशन देने की है। Kh की डेफिनेशन, Kh will be given by formula S upon P। P नीचे दे रहा है, Kh इक्वल टू S अपॉन P। S यानी गैस की सोल्युबिलिटी, इसका यूनिट मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। P यानी गैस का लिक्विड के ऊपर के गैस का प्रेशर, और प्रेशर के लिए अलग अलग प्रकार के यूनिट्स हैं। मान लो प्रेशर अपन ने एटमॉस्फेयर में लिया तो Kh का यूनिट रहेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और एटमॉस्फेयर ऊपर लिया तो पर एटमॉस्फेयर, एक Kh का यूनिट हो गया। Kh का
यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर एटमॉस्फेयर। अब KH की डेफिनेशन, KH को डिफाइन करने के लिए ये जो P है बाहर का ऊपर का प्रेशर, ये P लेंगे अपन 1 एटमॉस्फेयर। लिक्विड के ऊपर का जो गैस है उस गैस का प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो उस केस में KH विल बी इक्वल टू S, क्योंकि P की वैल्यू 1 है। अब इस पर से KH की डेफिनेशन, KH इक्वल टू S व्हेन P इज इक्वल टू 1। ये हो गई KH की डेफिनेशन। इसको सिर्फ सेंटेंस के पार्ट में अपने को लिखना पड़ेगा। हेनरीज कांस्टेंट इज डिफाइंड एज solubility of the gas. Yes, and the solubility. Henry's constant is defined as solubility of the gas in a given liquid at a given temperature when the pressure of the gas above that liquid, when the pressure of the gas above the liquid is 1 atmosphere. जब गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहेगा तब गैस की उस लिक्विड में की जो भी सोल्युबिलिटी रहेंगी वो सोल्युबिलिटी यानी उस गैस का हेनरीज कांस्टेंट दैट इज KH। अब ये जो हेनरीज लॉ है, ये हेनरीज लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं। हेनरीज लॉ कौन से केसेस में अपन अप्लाई कर सकते हैं, कौन से केसेस में अप्लाई नहीं कर सकते, इस पर न्यूमेरिकल भी है। solubility of a gas is equal to Henry's constant into pressure of the gas above the liquid। और इन तीन में से दो क्वांटिटीज दी रहेंगी, KH और P दिया तो S कैलकुलेट करना पड़ेगा, KH और S दिया तो P कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं बोर्ड के पेपर में। अब ये जो हेनरीज लॉ है ये कब एप्लीकेबल रहेगा, कब एप्लीकेबल नहीं रहेगा, नहीं ये जो हेनरीज लॉ है इसके लिमिटेशंस, इसके ड्रॉबैक्स। ये लॉ अप्लाई करने के लिए प्रेशर गैस का बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर शुड बी लो। और जो टेम्परेचर है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। तीसरा, गैस शुड नॉट बी हाईली soluble। Gas should not be highly soluble in liquid और वाटर। इसकी सोलिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, और सोलिबिलिटी बहुत ज़्यादा तभी रहेंगी जब गैस लिक्विड के साथ में या वाटर के साथ में रिएक्ट होगा। अगर गैस लिक्विड के साथ में रिएक्ट होता है और रिएक्शन होने के बाद में अगर उस गैस का डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन होता है तो उस केस में हेनरीज लॉ अपन अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अमोनिया गैस वाटर में हाईली सोल्यूबल है तो अमोनिया गैस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। दूसरी बात है, अमोनिया को अगर अपन ने वाटर में पास किया तो अमोनिया गैस वाटर में डिजॉल्व तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में वो वाटर के साथ में कंबाइन भी होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बाद में डिसोसिएशन होता है इनटू NH4 पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। तो ऐसे केसेस में ये हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, solubility of a gas, solubility of a given gas in given liquid or solvent or water at a given temperature is directly proportional to pressure of the gas above the liquid, above the solution. More the pressure, more is the solubility, and less the pressure, less is the solubility. यहाँ पर अपन ने एज्यूम किया है कि ये जो लिक्विड है सॉल्वेंट है इसके ऊपर एक ही गैस है। अगर मान लो अपन ने क्लोज कंटेनर में लिक्विड या वाटर लिया
इस क्लोज कंटेनर में मान लो अपन ने लिक्विड या वाटर लिया और इस लिक्विड के ऊपर या वाटर के ऊपर के स्पेस में मान लो अपन ने दो गैसेस का मिक्सचर लिया, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा, ऊपर के पार्ट में जो प्रेशर रहेगा उस वो प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से भी रहेगा और नाइट्रोजन की वजह से भी रहेगा। यानी इस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर रहेगा उसमें कुछ प्रेशर ऑक्सीजन गैस का रहेगा, कुछ प्रेशर नाइट्रोजन गैस का रहेगा। और ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर रहेगा टोटल प्रेशर में, टोटल प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मान लो PO2 है और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर PN2 है। अब ये ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजॉल्व होगा, नाइट्रोजन गैस भी वाटर में डिजॉल्व होगा। और ऑक्सीजन गैस की वाटर में की जो सोल्युबिलिटी है वो टोटल प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी, वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। और सोल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस in water will be directly proportional to partial pressure of नाइट्रोजन गैस। तो लिक्विड के ऊपर अगर दो या दो से ज़्यादा गैसेस का मिक्सचर रखा हुआ है तो उन गैसेस की जो सोल्युबिलिटीज है लिक्विड में की वो उनके पार्शियल प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी, टोटल प्रेशर को नहीं। अगर एक ही गैस लिया है तो उस गैस का प्रेशर है टोटल प्रेशर, उस पर उसकी सोल्युबिलिटी डिपेंड रहेगी। अगर अपन ने दो या दो से ज़्यादा गैसेस का मिक्सचर लिया है लिक्विड के ऊपर तो उन गैसेस की, अलग अलग गैसेस की उस लिक्विड में की जो सोल्युबिलिटी है वो उनके पार्शियल प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। इन दो गैसेस में से जिस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहेगा उसकी सोल्युबिलिटी इसमें ज़्यादा रहेगी और जिस गैस का पार्शियल प्रेशर कम रहेगा उसकी सोल्युबिलिटी कम रहेगी। तो यहाँ पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ सोल्युबिलिटी ऑफ गैस फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ गैस इन ए गिवन लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इन दैट मिक्सचर। उस मिक्सचर में उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उस पार्शियल प्रेशर को उस गैस की उस लिक्विड में की सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। और सोल्युबिलिटी गैस के प्रेशर पर डिपेंड रहती है ऊपर के सरफेस में, ऊपर के सरफेस में जितना गैस है उस गैस के प्रेशर पर डिपेंड रहती है। सोल्युबिलिटी प्रेशर जितना ज़्यादा उतनी सोल्युबिलिटी कम, ज़्यादा, और प्रेशर जितना कम उतनी सोल्युबिलिटी कम। सो मोर द pressure or more the partial pressure of the gas, more is the solubility, less the pressure or less the partial pressure of the gas, less is the solubility at a given temperature। और इसका अपने कॉमन लाइफ में का एक एग्जाम्पल अपन देंगे। जैसे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, पेप्सी कोला होगा, कोका कोला होगा, और जो अलग अलग प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं मार्केट में, वो सभी के सभी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स रहते हैं वो कार्बोनेटेड रहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व रहता है। मान लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल है तो आपने देखा होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल रहती है वो कभी भी नेक टू नेक फिलअप नहीं रहती, वो पूरी तरह से भरी हुई नहीं रहती। यहाँ तक मान लो सॉफ्ट ड्रिंक वहाँ पर दिया है और ये ऊपर से बॉटल सील्ड रहती है, और ये जो ऊपर का स्पेस है इस ऊपर के स्पेस में कार्बन डाइऑक्साइड और एयर का मिक्सचर फिलअप रहता है। ये ऊपर के स्पेस में कार्बन डाइऑक्साइड और एयर का मिक्सचर फिलअप रहता है, और ऊपर के स्पेस में का जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें का कुछ कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक में डिजॉल्व हुआ रहता है, और एयर में का ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी इसमें
डिसॉल्व हुआ रहता है। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है इसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व रहता है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अनडिसॉल्व रहता है ऊपर के स्पेस में, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस भी उसमें डिसॉल्व रहते हैं, कुछ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अनडिसॉल्व रहता है ऊपर के स्पेस में। और उसको ऊपर से सील किया होने की वजह से यहाँ पर इस मिक्सचर का जो प्रेशर रहता है वो ज़्यादा रहता है, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से CO2 गैस इसमें ज़्यादा डिसॉल्व होता है, ऑक्सीजन गैस भी ज़्यादा डिसॉल्व होता है, नाइट्रोजन गैस भी इसमें ज़्यादा डिसॉल्व होता है। और आपने देखा होगा, कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ये जो सील है, ये सील ओपन करने के बाद में, सील अगर अपने ओपन किया सॉफ्ट ड्रिंक का, तो इसमें से इफरवेसेंस बबल्स बाहर आते हैं, और वो जो इफरवेसेंस रहते हैं, बबल्स रहते हैं, वो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रहते हैं। और इसका कारण ये है कि ये सील ओपन करने के बाद में यहाँ का जो गैस है वो बाहर निकल जाएगा, गैस का प्रेशर कम हो जाएगा, और गैस का प्रेशर कम होने की वजह से CO2 की इस सॉफ्ट ड्रिंक में की सॉल्यूशन में की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएंगी, और सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से इसमें का जो CO2 गैस है, ज़्यादा का CO2 गैस सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से इसमें की डिसॉल्व क्वांटिटी कम हो जाएंगी, कुछ क्वांटिटी सॉल्यूशन में से बाहर आएंगे, और CO2 सॉल्यूशन में से बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इफरवेसेंस। उसको अगर अपन ने शेक किया, ज़्यादा शेक किया, तो ज़्यादा गैस उसमें से बाहर आता है। दिस इज द कॉमन ऑब्जर्वेशन which shows that Henry's law is correct and the solubility of the gas is directly proportional to pressure. More the pressure, more is the solubility, and less the pressure, less is the solubility. और एक फैक्टर है, चौथा फैक्टर है एडिशन ऑफ soluble salt, एडिशन ऑफ soluble salt। अब ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है, ये मान लो अपन ने एक ग्लास में निकाल दिया, और आपने देखा होगा कि उसमें अगर अपन ने टेबल सॉल्ट ऐड किया, सोडियम क्लोराइड ऐड किया, नमक ऐड किया थोड़ा सा, जो वाटर में सोल्यूबल है, तो वो जो सोडियम क्लोराइड है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो जो सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होगा, वो वाटर में जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व है उसको डिस्प्लेस करेगा, और फिर CO2 गैस सॉल्यूशन में से बाहर आएगा, यानी इफरवेसेंस निकलेंगे। ये देखना आपने, सॉफ्ट ड्रिंक मान लो अपन ने ग्लास में दिया, उसमें अगर अपन ने नमक थोड़ा सा भी ऐड कर दिया तो उसमें से और ज़्यादा इफरवेसेंस निकलते हैं, मतलब उसमें का डिसॉल्व CO2 गैस बाहर आ जाता है, मतलब CO2 की solubility कम हो जाती है due to the addition of soluble salt. So these are the factors which affect solubility of the gas in a given liquid. पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैसेस, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर है प्रेशर, और चौथा फैक्टर है एडिशन ऑफ soluble salt. soluble salt के एडिशन की वजह से गैस की solubility कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से solubility कम हो जाती है, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, नॉन पोलर गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम रहती है, पोलर गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसमें का हर एक एक्स्ट्रा पार्ट अपने को लेने का है। ऑक्सीजन गैस की वाटर में की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन ऑक्सीजन गैस की हीमोग्लोबिन में की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन गैस इज partially soluble in water, but it is highly soluble in hemoglobin। और इसका रीज़न ये है कि ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट होता है, उनका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है। और जब गैस और लिक्विड या सॉल्वेंट में रिएक्शन होती है, जैसे अमोनिया को वाटर में ऐड करने के बाद में अमोनिया वाटर के साथ में रिएक्ट होता है, इसलिए अमोनिया की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ब्लड में के हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट होता है, और वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्लड में हाईली सोल्यूबल रहता है, इसलिए ऑक्सीजन गैस इज
highly soluble in hemoglobin present in blood. ब्लड में का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन गैस को एब्सॉर्ब करता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब अपन ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तब बॉडी में का जो ब्लड है उसमें का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन गैस को एब्सॉर्ब करता है, उससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और फिर वो ब्लड बॉडी में के अलग अलग पार्ट्स को सप्लाई किया जाता है। वहाँ पर फिर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता है, अलग अलग पार्ट्स को ऑक्सीजन का सप्लाई वगैरह होता है। इसलिए इस प्रकार से ऑक्सीजन के सप्लाई की चेन चालू रहती है। और इसके लिए ये जरूरी है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। और गुड हेल्थ के लिए हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए ये पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी वाले अपने को बताते हैं। वो रेंज रहती है। मेल के लिए हीमोग्लोबिन 13-14 से ज़्यादा होना चाहिए, लेडीज़ के लिए हीमोग्लोबिन 10-11 के बीच में होना चाहिए। उससे कम अगर हीमोग्लोबिन रहा ब्लड में का तो सांस लेने में तकलीफ जाती है, थकावट आती है, क्योंकि अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है तो उसमें कम ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होगा, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ऑक्सीजन कम मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल है which shows that oxygen gas is highly soluble in hemoglobin due to the formation of soluble complex compound. तो ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। अब इसके बाद में तीसरा प्रकार का सॉल्यूशन अपने को लेने का नहीं है, सिर्फ बताने का है। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, जिसमें सॉलिड भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अपन ने एग्जांपल्स लिए थे और उसमें का एक एग्जांपल लिया था अलॉयज। अलॉय अलग अलग प्रकार के अलॉयज रहते हैं, उनमें के कंपोनेंट्स अलग अलग रहते हैं, उनका कंपोजिशन अलग अलग रहता है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती, उनके बहुत सारे यूजेस भी रहते हैं। ये पूरा एक टेबल ही दिया है। तो अलॉयज के उस टेबल में अलॉयज के नाम दिए हैं, उनके कंपोनेंट्स दिए, उनका परसेंटेज वगैरह दिया है और उनके यूजेस और एप्लीकेशंस वगैरह दिए हैं। वो जो टेबल दिया है बुक में वो आपको रखना पड़ेगा। कोई भी अलॉय का नाम अगर दिया है पेपर में तो उसके कंपोनेंट्स अपने को बताते आने चाहिए, उसके यूजेस या एप्लीकेशंस अपने को बताते आने चाहिए। तो अब अभी तक अपन ने 3 प्रकार की सोल्युबिलिटी ली, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड और सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। ये टेबल ही है, ये टेबल सिर्फ पढ़ने का काम है, उसमें समझाने का कुछ नहीं। इसके आगे का पार्ट अपन अगले वीडियो में